हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड दे आर नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। अब देखो क्या होता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से बेंजीन, सो द पाई बॉन्ड्स ऑफ बेंजीन डोंट बिहेव लाइक द यूजुअल पाई बॉन्ड्स। मेरा क्या मतलब है इस स्टेटमेंट से, आइए मैं आपको एग्जांपल लेके क्लियर करता हूँ। जैसे सपोज करो कि मेरे पास मान लो लेट से आई हैव मे बी लेट से प्रोटीन, ओके। तो अज्यूम करो मेरे पास प्रोटीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस प्रोटीन को अगर मैं HCl के साथ रिएक्ट करवाऊं तो हमको मालूम है कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव एडिशन देयर इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड वी गेट दिस एज द प्रोडक्ट। द पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर इज कि मैंने क्या वर्ड यूज किया उसको ध्यान से समझो। मैंने वर्ड यहाँ पर यूज किया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो ये पाई बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं इन जनरल, ठीक है ना। लेकिन बेंजीन के पाई बॉन्ड्स एक नॉर्मल पाई बॉन्ड से अलग बिहेव करते हैं। व्हाट डू आई मीन टू से बाय दिस? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेट अस से आई हैव अ बेंजीन मॉलिक्यूल एंड इसकी रिएक्शन में अगर HCl से कर रहा हूं, और अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो जस्ट लाइक दिस पाई बॉन्ड यहाँ पर बिहेव करेगा, दैट इज एडिशन रिएक्शन होगी। तो एक बार देखते हैं हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट बनाए तो वी विल गेट दिस एज द प्रोडक्ट। मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया और यहाँ पर क्लोरीन लग गया। नाउ दिस इज अ डिजास्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बेंजीन। आए बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखो तो एक तरह से परमानेंट लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो गया, ठीक है ना। सो देयर इज अ परमानेंट लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। सो दिस इज द रीजन व्हाई द बेंजीन मॉलिक्यूल डज नॉट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस नहीं होती। अच्छा, अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अगर नहीं होती तो फिर क्या होती है? तो बेंजीन में होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन इज जब एक चीज हटकर दूसरी जगह उसकी प्लेस पर आकर बैठ जाए, ठीक है ना। तो अगर मैं बेंजीन के मॉलिक्यूल को किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करवाता हूं, तो जैसा हमें मालूम है कि बेंजीन में हर कार्बन पर C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन एटम है। दिस इज द एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो अगर मैं बेंजीन के मॉलिक्यूल को किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट कराता हूं, तो यहाँ पर कोई भी एक हाइड्रोजन का एटम हट करके रिप्लेस हो जाता है एज H+, और वहां पर उसकी पोजीशन आकर ले लेता है इलेक्ट्रोफाइल और H+ यहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है ना। So these are the usual type of reactions which benzene molecules go. They do not undergo electrophilic addition, rather they undergo electrophilic substitution. Substitution हो रहा है यहाँ, ठीक है, substitution हो रहा है, addition नहीं हो रहा है। और ऐसा होना feasible भी है because the aromaticity is retained. Okay, so there is no loss of aromaticity in this case. No loss in aromaticity बोल देता हूँ, it's one and the same thing. No loss in aromaticity takes place over here. Now, since it is a substitution reaction, then you need to realize कि भाई अगर substitution reaction में हम लोग बात करें तो A plus B goes to C plus D. Normal सी एक reaction है, A plus B goes to C plus D. तो जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि substitution reactions में as such entropy में there is no not much change, मतलब बहुत ज्यादा change entropy में नहीं होता है in case of substitution reactions. सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के केस में बच्चों जो डेल्टा एस नॉट है, मैं एग्जैक्टली जीरो नहीं कह रहा हूं बट ऑलमोस्ट जीरो होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एंट्रोपी का चेंज होता नहीं है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के केस में, बिकॉज ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड द स्पीसीज आर रफली ऑफ द सेम टाइप। अच्छा, नाउ वी नो दैट फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। दिस टर्म शुड बी नेगेटिव। तो बेसिकली क्या होगा कि ये वाला टर्म तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया, ठीक है ना। और रिएक्शन तो तभी हो पाएगी जब डेल्टा जी नॉट नेगेटिव हो, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव हो, ओके। तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होने के लिए द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट शुड बी नेगेटिव, विच मीन्स यहां से आप सोच सकते हो कि ये नेगेटिव तभी होगा जब ये नेगेटिव हो, क्योंकि ये तो जीरो है, ये वाली चीज जीरो है। तो ये नेगेटिव तभी होगा जब ये नेगेटिव, ठीक है ना। तो बेसिकली डेल्टा एच नॉट नेगेटिव होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस ओनली इन दैट सिनेरियो। नाउ डेल्टा एच नॉट नेगेटिव मीन्स कि रिएक्शन शुड बी एक्सोथर्मिक। तभी तो यही तो होता है ना, डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब हीट रिलीज हो रही है, ठीक है ना। तो हीट रिलीज हो रही है। अब देखो यहाँ बॉन्डिंग का चेंज क्या हो रहा है। तो एक कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग एंड दिस बॉन्ड इज फॉर्मिंग। ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना।
तो बेसिकली द न्यू बॉन्ड विच इज बीइंग फॉर्म्ड शुड बी स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द बॉन्ड विच इज बीइंग ब्रोकन। तभी डेल्टा एच नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना, तो ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू दिस, तभी नेट डेल्टा एच नेगेटिव होगा और एनर्जी रिलीज होगी और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो पाएगी, ठीक है ना। तो द न्यू बॉन्ड विच इज बीइंग फॉर्म्ड शुड बी स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द बॉन्ड विच इज बीइंग ब्रोकन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अच्छा, अब फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट अब हम लोग इस रिएक्शन के ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसका एक हम लोग जनरल मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो हर केस में मैकेनिज्म सेम ही रहता है, अलग अलग टाइप की रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, बट फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट इट्स जनरल मैकेनिज्म। तो अब मान लो कि मेरे पास ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, दिस इज द बेंजीन मॉलिक्यूल, और इसकी रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस के साथ हुई। तो जो फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन होता है, मैं इसको S1 लिख देता हूँ, फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो उसमें क्या होता है बच्चों की, दिस पाई बॉन्ड इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है ना। तो ये अटैक करता है इस इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है ना। अच्छा, अब जब ऐसा हुआ और इसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को कह रहे हैं। पहले तो ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, दूसरी बात एरोमेटिक रिंग में हो रहा है, और तीसरी बात इसको स्टार्ट करने वाला जो है दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो ये इलेक्ट्रोफाइल आया तभी तो बेंजीन ने रिएक्ट किया ना, अदरवाइज तो रिएक्शन नहीं होती। सो दिस इज माय अटैकिंग पार्टिकल, okay, attacking particle. So this reaction is initiated in the presence of electrophile, that is why we call it electrophilic aromatic substitution. अब ये pi bond ने अटैक किया इस पर, and from here we will get just a moment. तो यहां से अब क्या होगा, इस बेंजीन रिंग पर ये इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच हो जाएगा लाइक दिस, ओके, एंड यू विल गेट एन इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आया, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आया, एंड वी विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज ओवर, ओके। तो ये एक तरह से हमारा कार्बोकटाइन फॉर्म हुआ। दिस इज आल्सो नोन एज द सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इट इज आल्सो नोन एज द व्हीलेंट इंटरमीडिएट। इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर कार्बन और इस इलेक्ट्रोफाइल के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। दिस इज आल्सो नोन एज द व्हीलेंट इंटरमीडिएट, ये भी इसका नाम होता है, ठीक है ना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स और द व्हीलेंट इंटरमीडिएट। एंड दिस इज आल्सो नोन एज अरीनियम कार्बोकटाइन, एरोमेटिक सिस्टम से बन रहा है तो वी कॉल इट अरीनियम कार्बोकटाइन, राइट। तो यू कैन सी दिस कार्बोकटाइन हैज बीन फॉर्म। एक बार फिर से देख लो, इसको इस तरह से भी सोच सकते हो कि ये दोनों जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे ये इस वाले कार्बन के पास चले गए, तो ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर कार्बोकटाइन आ गया, and now this lone pair attacks on the electrophile to form a sigma, okay. Now this sigma complex which is being formed, we can, if we want, we can draw the resonance structures of it. It is resonance stabilized, okay. So let's very quickly draw the resonance structures for this. So यहाँ पर we have E, यहाँ पर we have H. This is the first structure. Now obviously you have studied resonance in great detail, so you know pi sigma vacant P वाला resonance है, तो ये pi bond इधर shift करा दो, so you will get one more structure like this, okay. तो यहाँ पर अब हमारे पास ये पाई बॉन्ड है और ये वाला पाई बॉन्ड है और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, आई विल गेट इलेक्ट्रोफाइल एंड HO, राइट। Similarly, if desired, I can draw one more resonance structure for this. So another resonance structure will be, again if you look pi sigma vacant P, तो इस पाई को आप इधर शिफ्ट कराइए and you will get a pi bond here, plus charge here, and E and H will be attached. So this is the first step of the reaction. This is the most crucial step of the reaction, and this is also the RDS or the slow step of the reaction. यहाँ पर arenaeum carbocation is being formed and the benzene ring in a way is losing its aromaticity for the simple reason कि अभी ये कार्बन sp3 हो चुका है और sp3 वाली चीज कभी प्लेनर नहीं होती और प्लेनर नहीं होती तो कभी भी एरोमेटिक नहीं होती, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ गाइस, तो ये तो हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लिए। अब सेकेंड स्टेप इन द फास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, व्हाट हैपेंस इज, फास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन में क्या होता है कि बस अब कुछ ज्यादा नहीं होता है। अब ये हमारे पास अरीनियम कार्बोकटायन था और यहाँ पर E है, यहाँ पर H है, और नेक्स्ट फास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन में बेंजीन रिंग क्या करता है कि इस हाइड्रोजन को H+ की तरह बाहर रिमूव करता है। तो H+ की तरह रिमूव करता है तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ये बेंजीन के पास ही रह जाते हैं और एक तरह से ये सिग्मा बॉन्ड जो है ये पाई में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक दिस इज द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। सो फ्रॉम हियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट वी आर गोइंग टू गेट अ बेंजीन रिंग जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है एंड वी विल गेट H+. So this is the
fast step of the reaction. This is the fast step of the reaction. Okay. So very quickly, if we want to write very quickly, not taking much time, if we want to write the characteristics of this particular reaction, then number one, this is a two-step process. Two-step process है. Number two, generation of arenium carbocation बोलेंगे उसे. Generation of arenium carbocation is the RDS. Okay. Generation of arenium C positive means carbocation is RDS. This is the second characteristic. The third characteristic of the reaction is कि जो फर्स्ट स्टेप है वो RDS है, और अगर हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखें तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जैसे केमिकल काइनेटिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं हमेशा कि इट इज रिटन अकॉर्डिंग टू द RDS. ओके. तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन into the concentration of electrophile. So therefore, the order of this reaction will be 2, and again more stable will be the carbocation. अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे कि अगर बेंजीन रिंग पर पहले से कोई चीज अटैच्ड है तो it can promote or it can demote, मतलब promote मतलब increase or decrease, I mean to say that the stability of this valent intermediate which is being formed. Okay, so according to that, the rate of reaction as compared to benzene might increase or decrease. So fifth point is the rate of reaction is directly proportional to the stability of valent intermediate. Okay, so these are some very crucial critical points which I believe you should keep in mind. ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के लिए लेट अस क्विकली ड्रॉ द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. ओके, सो हाउ विल द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम लुक लाइक, और वहां से मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर भी समझाऊंगा रिलेटेड टू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है ना. तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसा बन जाएगा भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, द रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक. रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक बिकॉज मैंने आपको बताया है कि जो नया बनने वाला बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए एज कंपेयर टू द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, और फर्स्ट स्टेप RDS. तो जो स्टेप यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा एनर्जी हो गया, ऑन द y axis we have energy and on the x axis we have progress of reaction which is also known as the time coordinate a lot of times. तो फर्स्ट स्टेप RDS है, तो ऑब्वियसली उसके लिए जो एनर्जी बैरियर होगा दैट विल बी हाई. सो लेट अस से दीज वर आवर रिएक्टेंट्स. तो ये रिएक्टेंट से मेरा फर्स्ट स्टेप इंटरमीडिएट बना, और सेकेंड स्टेप में इंटरमीडिएट से मेरा ये प्रोडक्ट बन गया. ठीक है ना. तो प्रोडक्ट को देखो मैंने नीचे बनाया है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. तो दिस इज रिएक्टेंट मतलब क्या हो गया? दिस इज बेंजीन प्लस E पॉजिटिव. दिस इज बेंजीन प्लस E पॉजिटिव. तो ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गए. प्रोडक्ट क्या हो गए बच्चों? प्रोडक्ट हो गए बेंजीन प्लस H प्लस, और ऑब्वियसली इस बेंजीन पे E लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हो चुका है. और ये मेरा इंटरमीडिएट है. दिस इज माय इंटरमीडिएट. ओके, तो इंटरमीडिएट में मेरे पास आ जाएगा वही जो मेरा सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, उसको मैं बार बार नहीं बनाऊंगा. दिस इज माय सिग्मा कॉम्प्लेक्स, एंड क्लियरली यू कैन सी दैट द फर्स्ट स्टेप के लिए द एनर्जी बैरियर इज मोर बिकॉज द फर्स्ट स्टेप इज द RDS. So energy barrier of the first step is high. Okay, और second step जो है वो एक fast step है, तो उसके लिए you can see the energy barrier is less. In case you don't understand kinetics, तो शायद ये चीज आपको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आएगी, but there is no reason to worry because the moment you study chemical kinetics, तो ये चीजें clear हो जाएंगी. और as such, from organic perspective, we don't need these things a lot. Okay, now comes a very very important question, that suppose if I replace benzene with C6H6 is benzene. Now suppose I replace it with C6B6 and suppose I replace it with C6T6. ठीक है. अच्छा, अगर आपको GOC के मेरे लेक्चर्स याद हो तो वहां मैंने आपको बताया है कि बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर होता है, तो CT बॉन्ड जो है दैट इज शॉर्टेस्ट इन लेंथ. वो मैंने समझाया हुआ है GOC में हाइपर कॉन्जुगेशन के टॉपिक में. तो CT बॉन्ड जो है वो शॉर्टेस्ट इन लेंथ होता है, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होती है. तो कार्बन ट्रिटियम बॉन्ड एनर्जी इज ग्रेटर देन कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड एनर्जी इज ग्रेटर देन कार्बन हाइड्रोजन. ये बॉन्ड लेंथ देखो, CT बॉन्ड इज स्मॉलेस्ट, फिर CD होता है, फिर CH होता है. एक्सप्लेन किया है ड्यू टू वाइब्रेशंस एंड ऑल. ओके, तो ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है. अच्छा, अब क्या है कि अगर मैं बेंजीन को C6H6
को C6D6 से रिप्लेस कर दूं और C6D6 को C6T6 से रिप्लेस कर दूं एंड लेट अस से आई मेक देम अंडरगो अ रिएक्शन विद सेम इलेक्ट्रोफाइल। माय क्वेश्चन टू यू इज दैट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर CH बॉन्ड इज द वीकेस्ट बॉन्ड। मैं बोलूंगा यस बेटा। तो बोलेंगे सर वो सबसे आसानी से फास्ट ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है सर, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और CE बॉन्ड कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो अगर CH बॉन्ड वीकेस्ट बॉन्ड है तो वो सबसे फास्ट जल्दी ब्रेक होगा और रेट ऑफ रिएक्शन C6H6 के लिए ज्यादा होना चाहिए। ऐसा बहुत सारे लोग सोचेंगे, लेकिन ये गलत है, क्योंकि इन तीनों का रेट ऑफ रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। इन तीनों का रेट ऑफ रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। इसको ऐसे भी इंग्लिश में बोला जाता है दैट EAS, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, डज नॉट शो काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट शो नहीं करता है, ठीक है ना। उसका रीजन ये है कि आप अगर देखो तो ये जो CH बॉन्ड या CD बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, that is happening in the very crucial fast step of the reaction। तो जो रिएक्शन का फास्ट स्टेप है वो कभी भी रिएक्शन के रेट को डिसाइड नहीं करता। रिएक्शन का रेट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द स्लो स्टेप व्हिच इज द RDS ऑफ द रिएक्शन। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नो डाउट वीक है, जल्दी टूटेगा, लेकिन वो रिएक्शन के फास्ट स्टेप में टूट रहा है, इसलिए ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन पर कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। इफ द EAS इज इरिवर्सिबल, अगर जो आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो अगर वो इरिवर्सिबल है, देन इट विल नॉट शो काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। लेकिन दो स्पेसिफिक ऐसे ES होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल से मेरा मतलब क्या है? इरिवर्सिबल से मेरा मतलब ये है कि रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जा रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आ रहा है, बैकवर्ड आने की टेंडेंसी नहीं है। डेल्टा G हैज अ वेरी हाई नेगेटिव वैल्यू। और ऐसा कब होगा? जब कार्बन इलेक्ट्रोफाइल CE बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू CH बॉन्ड। तो ऐसे केस में क्या होगा कि भाई द डेल्टा H विल बी नेगेटिव एंड डेल्टा G विल आल्सो गिव यू अ लार्ज नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। लेकिन दो ऐसे स्पेसिफिक ES होते हैं, टू स्पेसिफिक ES हैं, बिल्कुल इन्हें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर JEE एडवांस्ड। तो दो स्पेसिफिक ES ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। कौन कौन सा अभी आगे चल के पढ़ाऊंगा अभी मैं, अभी तो ये एक इंट्रोडक्शन है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। आयोडीनेशन एंड सल्फोनेशन। तो आयोडीनेशन एंड सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन जो है दे आर रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल है क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है। कार्बन आयोडीन बॉन्ड मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है एज कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसलिए इनकी बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी रहती है। मतलब ये हुआ कि एक बार जब वीलेंट इंटरमीडिएट बन गया, तो वीलेंट इंटरमीडिएट बनने के बाद ये फॉरवर्ड जाके प्रोडक्ट बना सकता है या बैकवर्ड आके रिएक्टेंट बन सकता है, दोनों ऑप्शन है इसके, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर तुम्हारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी तो कम होगी। मान लो ये C6H6 का ग्राफ है, लेकिन C6D6 में जो कार्बन ड्यूटीरियम बॉन्ड है दैट इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, तो ये क्या होगा, एनर्जी बैरियर कुछ बढ़ जाएगा इन केस ऑफ C6D6, क्योंकि ज्यादा मजबूत बॉन्ड है ना भाई, बहुत सिंपल सी बात है। इफ इट इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन ब्रेकिंग विल बिकम डिफिकल्ट एंड C6T6 में एनर्जी बैरियर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। सो दिस इज लेट अस से फॉर C6T6, तो ये C6T6 के लिए होगा, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड मतलब इंटरमीडिएट बनाने के बाद C6H6 में ये वाला स्टेप सबसे आसान है, C6D6 में थोड़ा डिफिकल्ट है और C6T6 में और भी ज्यादा डिफिकल्ट, ठीक है। अब अगर इरिवर्सिबल है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहिए हो क्योंकि मेन तो RDS हो गया। लेकिन अगर रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल में क्या होगा कि एक बार इंटरमीडिएट बनाने के बाद उसके पास आगे जाने का भी ऑप्शन है, पीछे भी आ सकता है, और दो ही रिवर्सिबल होते हैं, दे आर आयोडीनेशन एंड सल्फोनेशन। ये दो एग्जांपल याद रखो। तो अब क्या होगा ऐसे केस में कि अगर इस इंटरमीडिएट के लिए आगे जाना डिफिकल्ट होगा तो वो क्या करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। जैसे C6T6 में आगे जाना डिफिकल्ट हो गया तो वो बैकवर्ड आ जाएगा, और बैकवर्ड आ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन एक तरह से स्लो हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट अगर फिर से बन गया तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना कि मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो स्पेसिफिक ES होते हैं विच आर रिवर्सिबल इन नेचर,
and they do show kinetic iso effect, और यहाँ पर एक्चुअल में C6H6 का रेट C6D6 से ज्यादा होता है और C6D6 का रेट C6T6 से ज्यादा होता है, because they are reversible and they do show kinetic isotope effect. Kinetic isotope effect का मतलब होता है कि आइसोटोप चेंज करने पे रिएक्शन का रेट चेंज हो गया, तो इसी को बोलते हैं काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट. ओके, तो दिस इज अबाउट द जनरल मैकेनिज्म एंड द जनरल आइडिया ऑफ ईएस. एक बार क्विकली आप चाहें तो रिकैप कर देता हूं मैं फटाफट से. तो मैंने आपको बताया कि बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है वो एक नॉर्मल डबल बॉन्ड की तरह बिहेव नहीं करता है, और उसमें एडिशन नहीं होता, उसमें सब्स्टिट्यूशन होता है. सब्स्टिट्यूशन दो स्टेप में होता है. पहले स्टेप में कार्बोकटाइन बनता है जिसको हम लोग अरीनियम कार्बोकटाइन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं. उसके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए. इस बात पर भी चाहे तो गौर कर सकते हैं कि रेजोनेंस करके जहां पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है, रेजोनेंस करके इस इलेक्ट्रोफाइल के रिस्पेक्ट में ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशंस पर प्लस चार्ज आ रहा है. ठीक है ना. ये बात अगर आपने मेरे जीओसी के लेक्चर्स देखे तो आपको पता होगी कि रेजोनेंस इफेक्ट बेंजीन रिंग में ओपीओ पोजीशंस पर ऑपरेट करता है. नेक्स्ट स्टेप, फास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन है जहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, H+ निकल जाता है, इलेक्ट्रोफाइल आता है. फिर ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, बहुत ही सिंपल है, कोई खास बात नहीं है. और फिर लास्टली कि काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट इन जनरल नहीं शो करता, बट सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन और आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन में काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट शो होता है, और वहां पर C6H6 is more than C6D6 is more than C6D6. Okay, so this is about the general mechanism. We will meet again in the next video and we will talk about the very specific EAS reactions like nitration of benzene, halogenation of benzene, Friedel-Crafts alkylation, acylation, etc. So I'll see you again in the next video. Till then, bye bye, take care, and don't forget to subscribe to the channel. Thank you so much.